Good evening, everyone. Welcome to the inaugural session of IEEE Computer Society's Blockchain Division. This is a new initiative taken by the club to widen its horizon in our college, and we are very delighted that you all have joined today in our initiative. This could not have been possible without our chairperson, Nitin Rathore sir, and our co-chairperson, Priyanshu sir. Without their efforts, this initiative would never have been even in place. Thank you very much, seniors, for helping us put this thing. And special thanks goes out to our mentor, Sridhan sir, for giving his time and his efforts to making it a success. Hope this session be a success and looking forward to many more sessions. Now, Sridhan sir will proceed from here. Yeah, okay. I hope I am visible and audible as well. एक बार को कंफर्म कर दो अच्छे से. हेलो. ओके. Yes, sir, you are. ओके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब काफी सारे मैसेजेस वगैरह तो आ ही गए होंगे कि क्या इनिशिएटिव है, किस चीज के बारे में है. तो सीधा स्टार्ट ही कर देते हैं, ज्यादा कुछ और बताने को नहीं है. तो हाँ, अब छोटा सा एक चीज बताने को होगा. लेट्स बिगिन. ओके, तो सबसे पहले बात कि ये जो सीरीज ऑफ सेशंस होने वाले हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जो इतना तुम लोग सुने होंगे थ्रू फॉर्म्स एंड मेल, वो सब. तो ठीक है, वो तो ब्लॉकचेन के बारे में है, बट पहले ये हम बता देना चाहेंगे कि किसके लिए है और क्यों किसी को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बिफोर परस्यूइंग एनी अदर थिंग. तो देख लो, सब स्पेशली फर्स्ट ईयर्स वालों के लिए. सेकंड ईयर्स वाले भी जो नहीं जानते हैं ये बात, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ईयर्स वाले के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि पाथवे क्या होता है. बेसिकली तुमको अभी कॉलेज में रहना है, आगे तुम ऑब्वियसली सबको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के बारे में ही सोचता है. तो उस लिहाज से कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो दो चीजें होती है. सबसे पहला, कोडिंग राउंड जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, वो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज का होता है, जैसे जो भी तुम नाम सुने हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटुइट एंड ऑल दोस कंपनीज. तो उसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. बिकॉज उसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं तुम्हें, तुम्हें उसको सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करके दिखाना पड़ता है इंटरव्यूअर को. फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो ऐसे तुम्हारा इंटरव्यू का मोस्ट ऑफ द पार्ट फोकस्ड रहता है. तो उधर उन चीजों की जरूरत पड़ जाती है. तो अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ इन चीजों पे रखना है कि मेरे को कोई बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज निकाल देनी है, तो ये करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है और इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, चाहे तुम कुछ और कर रहे हो या ना कर रहे हो. इसको तुमको कंटिन्यू रखना ही होगा एट एनी कॉस्ट. अब उसके अलावा एक दूसरा जो एस्पेक्ट होता है कि जब इंटरव्यूज तुम्हारे होते हैं, तो ठीक है, डीएसए के क्वेश्चंस तो रहते हैं. लाइक मान लो तुम्हारा 70 to 80% ऑफ इंटरव्यू रहेगा, बट हो सकता है एक राउंड तुम्हारे इंटरव्यू का तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हो, कि भाई तुमने अपने बीटेक में क्या प्रोजेक्ट आखिर किया है. तो नॉर्मल सा प्रोजेक्ट से काम तो चलेगा नहीं, कुछ अच्छा तगड़ा करना पड़ेगा जिससे कंपनी वाले भी देख के कहे कि हाँ, बंदे में कुछ दम है, कुछ रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम को उठा के उसने सॉल्व करने की कोशिश की है. और इसके अलावा कुछ फेलोशिप्स भी होते हैं, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें तुम्हें बेसिकली ये पेड होते हैं. और इंटर्नशिप्स वगैरह हो गए तुम्हारे, मतलब एमएनसीज में नहीं, बट छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह में हो गए. अगर तुम्हें थोड़ा सा अपना लाइफ को स्टार्ट करने के, तुम थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ इन चीज़ों के लिए, तो जैसे 3-4 महीने के लिए तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पे काम करने मिला किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा है कि 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, ऐसा कुछ मिला. तो ये जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो इसमें फोकस तुम्हारे प्रोजेक्ट स्किल्स पर आता है, क्वेश्चन बनाने वाले स्किल पर नहीं. तो इस बात का ध्यान रखना कि दोनों अलग चीजें हैं, दोनों का फोकस अलग अलग स्किल्स पर आता है. तो ये जो प्रोजेक्ट वाली चीजें आएंगी, इसमें तुम्हें वेबसाइट आना चाहिए या फिर मोबाइल एप्लीकेशन आना चाहिए. उसके अलावा तुम ML AI, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ये सब जो नए नए आजकल टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, काफी हाइप्ड हैं, काफी यूजफुल भी हैं, उसके नाम तुम लोग सुनते ही होगे इंटरनेट पे. तो उससे रिलेटेड स्किल्स जो होगा और जो तुमने प्रोजेक्ट किया उसको यूज करके
उसके बारे में तुम चर्चा कर सकते हो और वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा तुम्हारे बारे में। तो अब ये दो रास्ते हैं दो चीजों के लिए। अगर तुम ये प्रोजेक्ट्स वाली चीज नहीं करते हो तो लाइक कुछ जगह तुम बच सकते हो, बट अगर कहीं पे तुम्हारा ऐसा कोई राउंड हो गया तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है अगर तुमने नहीं किया हो। और अगर तुमने खुद से कोई अच्छा प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है पहले से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल रहो, डीएसए अच्छा रहेगा, प्रोजेक्ट एक किया हुआ रहेगा, थोड़े सीएस फंडामेंटल्स रहेंगे तो इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के समय चिल रहेगा सीन। तो बात ये होती है। तो आई होप ये बात सबको समझ में आया होगा। माइक ऑन करके सब लोग कह सकते हो कि समझ में आई या नहीं आई, एक बार एक्नॉलेज कर दो। यस सर। ओके, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। फोकस थोड़े टेक्निकल चीज़ों पे क्यों पढ़ना है वो तो बता दिए। अब थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सब लोग को पता होगा। इसमें ब्लॉकचेन का कोई ऐसा बहुत रोल नहीं है। अब बेसिकली सब लोग इंटरनेट चलाते हो, वेबसाइट्स तरह तरह के यूज करते हो, तो उसका क्या एक जमाना रहा है, एक एरा कैसे कैसे रहा है। जो कुछ तुम सुनते होगे वेब 3 आ रहा है, वेब 2 पुराना हो चुका है, तो क्या है बेसिकली वेब 1, 2 और 3 के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आगे तुमको लगे नहीं कि कहीं कुछ ऐसी अचानक से चीजें आ गई हैं। तो देखो जमाना का अगर साल के हिसाब से बात किया जाए तो वेब 1 जो था वो जब स्टार्टिंग में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया था 1985 से लेकर 2005 के आसपास तक था। वेब 2 तुम्हारा उसके बाद से लेकर अभी बहुत जगह पे वो प्रेजेंट में लिखने मिलता है, बट जब से चैट जीपीटी आया है, आई वुडंट से कि अब वेब 2 का जमाना रह गया, अब तो वेब 2 का जमाना गया, लास्ट ईयर तक ही हम कहेंगे। और वेब 3 पिछले ऐसे स्टार्ट हो गया और अब कंटिन्यू करेगा अभी जब तक करे। ठीक है, तो अब वेब 1 एक्चुअली में था क्या? तो इसमें जो था सिर्फ वो रीड ओनली फोकस चीज था। रीड ओनली मतलब हो गया कि वेबसाइट कोई भी मान लो बनी हुई है, उस पे कुछ कंटेंट जो है जिसने वेबसाइट बनाया उसने वो खुद बस लिख दिया। वो उसने जो लिख दिया तुम बस उसे पढ़ सकते हो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विकिपीडिया का। विकिपीडिया का जो भी एडमिन होता होगा, वो विकिपीडिया बहुत पुरानी वेबसाइट होगी, उस पर काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ही होगा वो। तो उस पे एडमिन ने कुछ भी लिख दिया अपना किसी भी टॉपिक के बारे में, एक लंबा सा आर्टिकल, तुम क्या करते हो बस जाके उसको पढ़ लेते हो, तुम उसमें और कुछ कर नहीं सकते हो उसके अलावा, बस पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये रीड ओनली वाली चीज हुई। अब वेब 2.0 में क्या था, रीड प्लस राइट का कॉन्सेप्ट आया। इसका बहुत अच्छा सा तुम्हारा एग्जांपल हुआ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। रीड इसलिए क्योंकि तुम दूसरों के पोस्ट्स को, उनके लिखे गए कंटेंट को तुम पढ़ सकते हो, देख सकते हो। राइट इसलिए क्योंकि तुम खुद भी लिख सकते हो, तुम्हारा भी एक अकाउंट रहता है, तुम्हारे पास भी वो राइट एक्सेस होता है कि तुम अपने पोस्ट डालो, तुम लाइक्स उसमें डालो, डिसलाइक्स करो, अपने कंटेंट को तुम वहां पे लिखो। तो तुम्हारे पास दोनों चीज का एक्सेस रहता है। तो ये रीड प्लस राइट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब वेब 3 जो है, अब रीड और राइट यही दो चीज होती है, इसके अलावा और कुछ ऐसा होता नहीं है। तो वेब 3 बोला कि आप रीड किए, राइट किए डेटा को, लेकिन एक एस्पेक्ट है छोटा सा कि आप ओन करें अपने डेटा को। देखो होता क्या है, वेब 2 में अब तुमने जैसे राइट किया डेटा को, जैसे इंस्टाग्राम पे तुमने कुछ पोस्ट किया, तो इंस्टाग्राम पे जब तुमने पोस्ट किया तो जो जो भी तुम्हारा पोस्ट है, जो तुम्हारा पिक्चर है या उसके नीचे जो भी कैप्शन है, अब वो जब जैसे ही तुमने पोस्ट किया उस डेटा का ओनरशिप जो है वो तुम्हारे पास नहीं रहा, वो अब इंस्टाग्राम के पास है। अब उसका मन करेगा तो हो सकता है वो हटा दे, जैसे बहुत केसेस में होता भी है। मान लो कुछ ऐसा इश्यूज हो गए तो वो कोई कंटेंट, जैसे यूट्यूब कुछ वीडियोस को हटा सकता है, उसके पास वो राइट्स हैं। तो तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहा अपने डेटा का, वो जो चाहे कर सकता है उस डेटा के साथ। अब वो डेटा उसके पास चला गया तो उसका कुछ भी कर सकता है, यूज मिस यूज एनी काइंड ऑफ थिंग, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, कर सकता है, मतलब तुम्हारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए अब फोकस आया कि नहीं भाई, जब हम डेटा लिख के डाल रहे हैं तो हर यूजर के पास एक कंट्रोल होना चाहिए अपने डेटा का। तो यही ओन डेटा होता है कि आप अपने डेटा को खुद ओन करिए, उसका कंट्रोल आपके पास रहे, ये नहीं कि किसी और थर्ड पार्टी के पास चला जाए। तो ये वेब 3 में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आया। अब वेब 1 में एक कंपनी फोकस वाला एस्पेक्ट था कि जैसे किसी भी साइट में कुछ लिखा हुआ है तो वो उस कंपनी के लिए है। ठीक है, उस पर व्यूज आएंगे, उससे उसका अर्निंग होगा एंड ऑल दोस थिंग्स।
तो उससे बस कंपनी को फायदा होगा। वेब टू में क्या हुआ, कम्युनिटी का इंटरेक्शन हुआ कि जैसे हमने कुछ पोस्ट डाला, सामने वाले ने लाइक किया, किसी ने डिसलाइक किया, फिर किसी ने कमेंट किया। तो आप एक से ज्यादा लोगों को साथ में ला रहे हैं और उनके बीच में बातें हो रही हैं, तो ये कम्युनिटी जैसा बन रहा है, तो और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब वेब थ्री क्या है कि इसमें पर्सनल डेटा का फोकस है, जैसा कि हम पिछले लास्ट पॉइंट में बताएं कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको कैसे सेफ रखा जाए या उसका ओनरशिप आपके ही पास रहे, कोई मिसयूज ना कर पाए। ये वाला जो फोकस है इस पॉइंट पे वेब थ्री में रखा जाता है। चौथा पॉइंट ये कि स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक मतलब जिसका कंटेंट चेंज ना हो। तो ऑब्वियसली विकिपीडिया पे एक बार किसी ने डाल दिया, अब वो कंटेंट उसने डाल दिया एडमिन ने, तो बस डाल दिया, अब और कुछ आप नहीं कर सकते उसका कंटेंट चेंज हो जाए। तो स्टैटिक वेबसाइट सिंपल से होते थे उस समय। वेब टू में हुआ कि डायनेमिक इसलिए हुआ क्योंकि आपने कुछ कंटेंट डाला, अब नीचे और उसमें लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, फिर और कुछ कंटेंट आ सकता है, कुछ कोड या प्रोग्राम्स के थ्रू उनका कंटेंट चेंज हो सकता है, या आप किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए कुछ पर्टिकुलर कंटेंट ला सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में हम साइन इन करेंगे तो मेरे लिए कुछ और चीजें दिखाएंगी, कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, मेरा कार्ट अलग होगा। कोई और साइन इन करेगा तो उसके लिए अलग होगा, तो ये अलग अलग बाइफरकेट हो जाता है अलग अलग यूजर्स के लिए। तो ये चीज हो गया। वेब थ्री में क्या है कि वेबसाइट्स को डायनेमिक नेचर तो दे दिया गया, अब साथ में उन्हें इंटेलिजेंट बनाने की तैयारी की जा रही है कि वो खुद से आदमी की तरह सोच पाए, और आदमी की तरह सोच पाए, इसके अलावा भी कुछ स्मार्टनेस हो उनमें, मतलब लोगों का काम काफी ज्यादा इजी हो जाए आज के जमाने के हिसाब से। वेब टू मतलब ठीक है, बस वेबसाइट चलाना, इंटरैक्ट करना, अब वो थोड़ा सा लाइक 2010 के जमाने तक, उस दशक तक ठीक था, अब थोड़ा सा अलग चीज चाहिए हमें। इसलिए अब वेब वन में वेब फॉर्म्स एक एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, विकिपीडिया का एग्जाम्पल हम बताएं। वेब टू में कंटेंट पोस्टिंग एप्स जो भी हो गए, यूट्यूब वगैरह भी हो गया, और वेब थ्री में जो भी स्मार्ट एप्लीकेशंस आ रही है जो नए नए टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली भी ये बात है कि वेब थ्री इज नॉट ओनली ब्लॉकचेन, ये एक्सचेंज की तरह यूज होते हैं वर्ड्स, वेब थ्री और ब्लॉकचेन सेम है बट सेम नहीं होता है। वेब थ्री में ब्लॉकचेन भी आता है, एआई, एमएल, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ आ सकता है। हर वो तरीके से, हर वो टेक्नोलॉजी जो स्मार्ट बना एप्लीकेशन को, वो सारी की सारी चीजें आ सकती हैं। तो सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं आता है, ब्लॉकचेन एक एस्पेक्ट है इसका, एआई एक अलग एस्पेक्ट है। तो एआई तो सब लोग देख ही रहे हो, चैट जीपीटी का कमाल जो चल रहा है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को कि एआई का क्या इफेक्ट रहा है। और ब्लॉकचेन, हाँ, उसका एक एस्पेक्ट है रहा है। तो अब यहाँ से आई गेस वेब वन टू और थ्री एक्चुअली में क्या है, उसका एक विजुअलाइजेशन तुम लोग को हो गया होगा। अगर हो गया है तो एक्नॉलेज कर दो, कोई डाउट है तो फिर पूछ लो। इसके बाद तब ब्लॉकचेन को पकड़ के वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बता दो कोई डाउट वगैरह है, तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं ये भी बता सकते हो। बोल सकते हो, आगे बोलना कोई सर। दिक्कत नहीं है, हाँ। गुड। ऐसा कोई शर्माने या झिझकने वाली चीज नहीं है, बस माइक ऑन करके बोलना है। पूछ सकते हो, कोई सिली डाउट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, छोटा छोटा टर्म्स क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं ताकि आगे जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ाएं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग का नहीं लगे कि ये वर्ड का क्या मतलब है। तो एक जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, मतलब जो भी कंप्यूटर नेटवर्क हो गया तुम्हारा, एक्चुअली में वो चीज़ नहीं हुआ, बट उसमें जैसे कंट्रोल के हिसाब से क्या क्या उसके टाइप्स हो सकते हैं। तो एक हुआ सेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारा ये चीज़ हुआ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या कोई और गूगल वगैरह कुछ भी हुआ, तो इसमें क्या है, ये चीज़ एक्चुअली में सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब जो भी सर्वर है वो एक जगह पे है, या एक सर्वर है ऐसे समझो। और बाकी जो भी लोग हैं, हम लोग जो ऑडियंस हुई या जो भी लोग हैं जिनको डेटा चाहिए उस सर्वर से कुछ, हम लोग दूसरे दूसरे क्लाइंट्स हो गए सब, तो हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं उस सर्वर से बेसिकली। और सेंट्रल इसलिए क्योंकि एक ही है, अकेला वो बीच में खड़ा है, और सारे क्लाइंट्स उससे इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, उससे डेटा लेना चाह रहे हैं।
जैसे गूगल का एक सर्वर हो गया, हमारे उसमें ईमेल अकाउंट्स होते हैं। तो हम लोग सब क्लाइंट हो गए, जब हम लोग साइन इन करते हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमारा भी एक अकाउंट है गूगल पे, हम लोग ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड दे रहे हैं, चेक करके अगर सही निकला तो फिर हम लोग को दे दो अपना एक्सेस करने के लिए। तो गूगल का वो जो सर्वर रहता है वो अकॉर्डिंगली वो काम करता है, जैसा भी उसको रिक्वेस्ट आता है अलग अलग क्लाइंट्स के थ्रू। तो गूगल का सर्वर एक ही है, या जो भी कंपनी का हुआ जिसका भी, तो सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब इसमें और कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे तुम देख सकते हो कि एक ही सर्वर पे बहुत सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं। अब दुनिया में तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जो कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, एक्सेस करना चाह रहे होंगे। तो उससे देख सकते हो कि बहुत ज्यादा लोड बढ़ सकता है किसी एक टाइम पे। हो सकता है कभी कभी लोड कम भी हो, बट बढ़ भी सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही समय पे रात या दिन होता है, तो कहीं ना कहीं दिन होता ही है और लोग काम करते ही रहते हैं, तो एक यूनिफॉर्म सा भी बना रहता है। बट कभी कभी बहुत बढ़ भी सकता है तुम्हारा लोड। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, अब अगर जैसे amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये अभी दिवाली का या किसी भी फेस्टिव सीजन में बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, तो उस पर लोड काफी बढ़ जाता है। तो ये सब देख सकते हो, समझ सकते हो, खुद भी इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे होगे। वो हुआ। प्लस एक और बात, एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या हो अगर ये जो एक सर्वर है, जैसे अभी जहां मेरा माउस का कर्सर है वही एक सर्वर है, और ये जो बाकी डॉट्स है वो सब क्लाइंट्स हैं, यह स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिंक्स उनके बीच में एक्चुअली में कनेक्शन हुआ, जो भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं दोनों इंटरनेट के। तो अब ऐसा मान लो हो तो नहीं हो, तो ऑब्वियसली सकता ही है, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है कि ये जो सर्वर है किसी रीजन से मान लो फेल कर गया, बंद हो गया, मान लो भूकंप वगैरह आ गई, कुछ भी हुआ, बर्बाद हो गया, तो क्या होगा? ये जितने के जितने कनेक्शंस बने हुए थे तुम्हारे बाकी कंप्यूटर्स के साथ, वो तो कनेक्शन टूट जाएंगे। जब तुम्हारा सर्वर ही नहीं रहेगा तो कनेक्शन किस बात का? और अगर सर्वर नहीं रहेगा, कनेक्शन नहीं रहेगा, तो सोचो ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक साथ ठप पड़ जाएगा, उस समय बंद हो जाएगा। तो अब जितना भी उस समय काम हो रहा हो, बिजनेस चल रहा हो, सारा का सारा बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। हाँ, देखने में स्ट्रक्चर तुम्हें बहुत इजी लग रहा हो कि बस एक क्लाइंट आया, एक सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर लिया उसने, बहुत इजी है इसका आर्किटेक्चर। बट इसका हजार्ड बहुत ज्यादा हो सकता है अगर कभी हो गया तो आई गेस ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है डिसेंट्रलाइज्ड। अब काफी ज्यादा ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड सुनोगे, बट थोड़ा सा ये भी मतलब धोखा देने वाली चीज है। तो इसमें धोखा देने वाली चीज एक्चुअली में क्या हुई, जैसे डिसेंट्रलाइज में तुम देख रहे होगे, अगर ये एक पीस इसका ये देखो इस नेटवर्क का, तो ये जब तुम देखोगे तो इस नेटवर्क के जैसा ही दिख रहा है तुम्हें, राइट? दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना, कुछ बोलो। बोल सकते हो यार, कुछ तो नहीं भी समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो। सो गए क्या सबके साथ? तो समझ में आ रही है। चलो, एटलीस्ट समवन ब्रोक द आइस। ओके। हाँ, तो जैसे ये नेट, इस छोटे से गुच्छे को देखो, ये एकदम इसी की तरह लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज। तो अब इससे समझ रहे होगे कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होता है कि सेंट्रल नेटवर्क्स तो होते हैं, बट एक सेंट्रल नेटवर्क नहीं होता है, बहुत सारा सेंट्रल नेटवर्क होता है उसमें। इसलिए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क वो कहलाया जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सेंट्रल नेटवर्क्स जिनके सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हो। इनके सर्वर्स कनेक्टेड है, सारे के सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड नहीं है, देख रहे हो? ये क्लाइंट इस वाले सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन सारे के सारे जो भी सर्वर्स है वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का हुआ। अब ये थोड़ा सा इस पे इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट क्यों, हम बताते हैं। अब मान लो कि जैसे ये वाला सर्वर है, ये खराब पड़ गया किसी सिचुएशन में, या इस पे बहुत सारा लोड आने लगा, और ये वाला जो सर्वर है, अभी मान लो उस पर कम लोड था। जैसे मान लो ये वाला सर्वर इंडिया में है और ये वाला अभी यूएसए में है या यूरोप में है। इंडिया में फेस्टिव सीजन में किसी कारण वो खराब पड़ गया या बहुत लोड हो गया, तो उस पर दिक्कत होने लगी। उतने क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या बोलेगा कि भाई थोड़ा सा लोड तू ले ले, या हम खराब हो गए हैं तो भाई तू मेरा लोड पूरा ले ले। तो उससे क्या होगा कि ये सारे जो क्लाइंट्स है अपना कनेक्शन इससे हटा के तुरंत इससे एस्टेब्लिश कर लेंगे।
तो जो भी बिजनेस था तुम्हारा, जो भी काम चल रहा था, वो बंद नहीं होगा। और ये काम इतना जल्दी होता है ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो काइंड ऑफ तुम्हारा मिली सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। तो तुम्हें जरा सी भी भनक नहीं लगेगी कि मेरा सर्वर जो है अभी इंडिया से बदल के श्रीलंका में चला गया या ऑस्ट्रेलिया में चला गया है। तो तुमको भनक नहीं लगेगा, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो हाँ, इससे लेकिन फायदा तो हुआ कि भाई जो इतना नुकसान हो जाता है बिजनेसेस का वो सब, तो वो बच गया। अब हाँ, थोड़ा सा ये आर्किटेक्चर जो है नेटवर्क, इसको इम्प्लीमेंट करना कम्युनिकेशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एक्चुअली वो ब्लॉकचेन यूज करता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को। अब इसमें तुम देखोगे कि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें तुमको देख के कहीं भी कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट है और कौन सा सर्वर है। इसका कारण ये है क्योंकि कोई भी क्लाइंट या सर्वर है ही नहीं। सारे के सारे बस नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू आउट द नेटवर्क। हर कंप्यूटर हर किसी से कनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है। अगर मान लो इस मीटिंग में 20 लोग हैं, तो 20 लोग के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है। मेरे से हर 20 के बीच में कनेक्शन जा रहा है, दूसरे से बाकी 19, और मेरे साथ भी एक कनेक्शन लाइन बना हुआ है। तो सबका सबके साथ बना हुआ है। कोई भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट या सर्वर नहीं है जो किसी चीज को तो कंट्रोल शायद करे। सर, हम्म। एक्सक्यूज मी, तो शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी तक। स्क्रीन शेयर नहीं है? मतलब सर आप जो बता रहे हैं सर, हाँ। ओ ओ, उसमें तो ये पहले ना बोलना था यार। सॉरी सॉरी। ओ दैट्स वाई सारे के सारे ऐसे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। um, थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लो, मतलब जो बातें मैंने समझाई। होम एंड वाई वाली चीज ये स्लाइड में है, 1 मिनट में पढ़ लो। जो समझाया था बस उसमें यही लिखा हुआ है। ओके। और या हाँ, वेब एराज में जो हम समझाए थे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। 1 मिनट आराम से पढ़ लो। आई वोंट डिस्ट्रैक्ट यू गाइस। देख लो आराम से एक नज़र में। सबने देख लिया जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है? यस सर। Yes, sir. चलो परफेक्ट। एंड वेरी सॉरी कि वो चीज़ हुआ। हाँ, अब ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो समझा रहे थे, छोटा सा फिर से दे देते हैं। लाइक ये देखो, ये वाला जो अभी कर्सर है, ये मेरा सर्वर हुआ, और ये सारे डॉट्स मेरे क्लाइंट्स हुए। सेंट्रलाइज नेटवर्क में एक सर्वर हुआ, बाकी सारे क्लाइंट हुए, सारे के सारे एक ही सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। ये तुम्हारा चैनल हो गया, कम्युनिकेशन चैनल इंटरनेट के ऊपर। ये वाला तुम्हारा डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, तुम्हारा एक जो ये सेंट्रल नेटवर्क हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, सारे के सारे एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, ये पीडीएफ मिलेगा आफ्टर द सेशन? मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो ये देखो, सेंट्रलाइज नेटवर्क जो है, ऐसे यहाँ बहुत सारे सेंट्रलाइज नेटवर्क दिख रहे हैं। इसका जो भी तुम्हारा क्या कहें क्लाइंट है, वो सारे के सारे सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, बट सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड है। और कभी जरूरत पड़ा कि ये वाला सेगमेंट वहाँ फेल हो गया, ये सर्वर बंद पड़ गया, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे सारे जो भी क्लाइंट्स है वो उसके अपने अगल बगल वाले को बोलेगा कि भाई तुम ले लो मेरा वाला लोड। तो काम तुम्हारा चलते रहेगा, वो काम बंद नहीं पड़ेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड में जैसा तुम देख सकते हो, ये दोनों से काफी अलग दिख रहा है। बस कंप्यूटर्स हैं, डॉट्स हैं, उनके बीच में कोई कौन सा क्लाइंट है कौन सा सर्वर है कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सच में है ही नहीं। सारे कंप्यूटर सारे से कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ जैसे बताया 20 आदमी है, तो हर 20वां आदमी बाकी 19 आदमी मतलब सबके साथ कनेक्शन बना हुआ है। तो कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो ऐसा वाला सीन रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। और ब्लॉकचेन में एक्चुअली ये वाला नेटवर्क यूज होता है। डिसेंट्रलाइज लोग बोलते हैं, बट एग्जैक्टली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यूज होता नहीं है।
डिस्ट्रीब्यूटेड वाला यूज होता है। तो आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी तो एक जनरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रखो कि कैसा होता है, मतलब कनेक्शंस कैसे होते हैं कंप्यूटर्स के बीच में। ओके। अब हाँ, पी टू पी नेटवर्क एक काफी टर्म सुनोगे अगर ब्लॉकचेन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने बैठोगे, तो पी टू पी मतलब हुआ पीयर टू पीयर। पीयर का मतलब क्या होता है, मेरे साथ वाला। जैसे तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे जो भी बैचमेट्स हो गए या हॉस्टल में रह रहे हो साथ में, और क्लास में जो भी रह रहे हो दोस्त लोग हैं, तो क्या है वो सब पीयर, जैसे कहते हो ना पीयर प्रेशर या पीयर ग्रुप तुम्हारा जो हुआ, तो पीयर मतलब क्या हुआ, साथ वाला लोग। तो उसी तरह नेटवर्क में पीयर क्या हुआ, एक कंप्यूटर के साथ वाला कंप्यूटर, मतलब कनेक्टेड जो है एक नेटवर्क में, वो तुम्हारा सारा पीयर कहलाया। कोई एक कंप्यूटर एक पीयर कहलाया, उसके साथ जो भी है वो बाकी पीयर्स हो गए उसके। तो ठीक है, अब इस पे ये जरूरी क्यों है जानना, क्योंकि पीयर टू पीयर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो लास्ट में भी दिखाए थे तुम्हारा, ये थर्ड वाला, इसका एक स्पेशल केस है। इन दोनों से इसका कुछ खास ऐसा लेना देना नहीं है, ये वाला थर्ड वाले से स्पेशल लेना देना है क्योंकि इसका ये स्पेशल केस है। अब इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, जैसे कि तुम इसमें भी देख सकते हो कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। इनमें क्या है, इसमें एक सेंट्रल सर्वर है, इसमें बहुत सारे सेंट्रल सर्वर्स हैं। जैसे मान लो इसमें इसमें एक एग्जांपल हो सकता था कि भाई एक ही कंपनी में 5-6 सर्वर्स खोल दिए पूरे दुनिया में, तो भाई वो डिसेंट्रलाइज्ड एक टाइप से हो गया कि हाँ, एक सर्वर उसका फेल कर गया है इंडिया इंडिया रीजन में, तो भाई उसने बोला कि ठीक है भाई तू यूरोप रीजन वाला संभाल लेना। और ये वाला है कि भाई जितने कंप्यूटर्स हो गए नेटवर्क में, सारे के सारे तुम्हारे कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, मतलब किसी एक से पूछने का जरूरत नहीं है, जैसे उसमें तुमको साइन इन करने के समय गूगल से पूछने की जरूरत है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद अपने डेटा को ऑन कर रहे हो, तुमको किसी से उसके लिए सर्टिफाइड होने का जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल सर्वर यहाँ पे नहीं हुआ जो कंट्रोल करे चीजों को। कोई भी कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट हो सकता है या सर्वर हो सकता है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। सिर्फ जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि वो क्लाइंट वाली चीज को संभाले, क्योंकि प्रोसेसिंग वहां पे आ जाता है, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ता है। हर कंप्यूटर को तुम हर काम करने नहीं बोल सकते हो, कुछ अच्छा जो हैवी टास्क को संभाल पाए उनको थोड़ा सा तुम वैसा काम देना चाहोगे, और बाकी कंप्यूटर्स को तुम छोटा हल्का या नॉर्मल सा काम देना चाहोगे, या क्लाइंट रिक्वेस्ट बोलने भेजने के लिए बोलोगे, और कुछ नहीं। अब इसमें क्या है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाती है, भाई कोई भी तू बन जा, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई थोड़ा भी भेदभाव नहीं है इसमें। अब पीयर क्या है, वो शेयर कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, कुछ किसी भी टाइप का रिसोर्स। वो फाइल हो सकता है तुम्हारा, बैंडविड्थ हो सकता है, प्रोसेसिंग पावर भी हो सकता है। बैंडविड्थ जैसे मान लो कोई एक इस वाले तुम्हारे कंप्यूटर को कुछ कम पड़ रहा है बैंडविड्थ, उतने में उसका काम नहीं हो रहा है, उसका टास्क बढ़ गया है, उस पर डाउनलोड भी हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, स्क्रीन वीडियो मीटिंग भी चल रही है, तो बगल वाले का लेकिन बैंडविड्थ खाली पड़ा हुआ, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो बोलेगा भाई थोड़ा सा मेरे को दे दे, मेरा काम हो जाएगा, तेरे को जब जरूरत पड़ेगी तो वापस हम कर देंगे। प्रोसेसिंग पावर हुआ तो वो भी वही चीज़ हुई कि ठीक है तुम अपने थोड़े से कैपेबिलिटीज दे दो कि तुम्हारा सीपीयू या रैम का थोड़ा यूसेज का पावर मेरे को दे दो, ताकि हम अपना काम कर ले बिना कोई दिक्कत के। अब इसमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है कि भाई ठीक है ये बंद हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, ये वाला इससे इंटरेक्ट करेगा, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क से हट जाएगा एकदम, बाकी सारे के सारे कनेक्टेड रहेंगे, बाकी काम चलता रहेगा, इसका काम जो लटक गया वो बोलेगा ठीक है भाई ये सबको दे देते हैं, वो सब बैठ के करेगा जब तक हम नहीं आ जाते वापस। और ये हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब कोई भी चीज या नेटवर्क में जैसे तुम नंबर ऑफ चीजें और बढ़ाओगे तो उसके लिए ज्यादा अरेंजमेंट ना करनी पड़े, तो वो चीज इजिली स्केलेबल होता है। एंड तो इसमें हाईली स्केलेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये नेटवर्क है, अब इसमें 6 कंप्यूटर दिख रहे हैं, अब सातवां कंप्यूटर आएगा बोलेगा हमको भी नेटवर्क में आना है, हमको हम भी साथ में रहेंगे काम करेंगे जो भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सब कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन है, सारे कंप्यूटर से आने वाले से कनेक्शन बना लेंगे, और जो भी जैसे भी टास्क को डिवाइड करना होगा कर लेंगे, तो उसके लिए कोई बहुत हैवी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो इसलिए उसको हाईली स्केलेबल कहा जाता है कि 7 हो गया, 10,000, करोड़, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम कुछ खास चेंज करने की जरूरत नहीं है। लो स्केलेबल चीजें क्या हो गई, जैसे कुछ तुमको ऐसा करना पड़ा कि भाई तुमको हैवी हार्डवेयर ला के रखना पड़ा कि भाई आज तो मेरा 10 लोग से काम हो गया, लेकिन कल को 100 लोग आ जाएंगे, तो भाई हमको हैवी कंप्यूटेशन पावर चाहिए, तो फिर वो स्केलेबिलिटी में दिक्कत आता है। तो ये वाला चीज हो गया तुम्हारा पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में हम बता दिए।
अब हाँ, एक क्रिप्टोग्राफी चीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज होता है ये भी। ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हल्का से ही बता देते हैं। बेसिकली एक टेक्निक होता है तुम्हारा, जिससे तुम जब कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो भी चैनल है जिसके थ्रू वो सारी बात हो रही है, एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जो जा रहा है, जो भी डेटा जा रहा है, उसको तुम किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सको। अनऑथराइज्ड एक्सेस किस किस तरीके से हो सकता है कि जैसे सेंडर कुछ भेज रहा है, अब उसके ही फोन या लैपटॉप में कोई घुस के बैठा हुआ है कि भाई देख रहा है सारा चीज। एक हो सकता है कि जो रिसीवर है उसके लैपटॉप में कोई घुस के बैठा कि हाँ भाई कुछ भी डेटा आएगा हम पढ़ लेंगे इसका। तीसरा तरीका ये है कि अब जैसे ये मीटिंग हो रहा है, अब ये मीटिंग मेरे और तुम्हारे बीच में है। अब हो सकता है कि कोई साइबर क्रिमिनल जो चैनल बना हुआ है, नेटवर्क जो बना हुआ है हमारे और इस मीटिंग में, मेरे और तुम लोगों के बीच में, उसके बीच में वो घुस जाए, उसको भेज दे और फिर मीटिंग का जो भी कंटेंट है वो देख ले। तो ये एक और तरीका है, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल है भाई। भाई सेंडर और रिसीवर तो खुद कुछ कर सकते हैं, बट ये चैनल के बीच में क्या होगा, तो उसका उपाय निकालना था कुछ। तो क्रिप्टोग्राफी क्या हुआ, बेसिकली मैथमेटिकल टूल और एल्गोरिदम डेवलप किया लोग ने बहुत साल, काफी सारे रिसर्च करके, कि जो भी तुम मैसेज सेंडर भेजता है रिसीवर को, वो मैसेज को हम कुछ कोड में कर देंगे। मतलब जो एग्जैक्ट मैसेज है वो नहीं रहेगा। अभी जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली यही चीज नहीं रहेगी ओवर द नेटवर्क, ये कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाएगा जिसको कोई नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं समझ सकता है। और ये काम करने के लिए एक की का यूज होता है, जैसे एक चाबी यूज होता है ताला बंद करने के लिए और खोलने के लिए, उसी तरह एक की का यूज होता है कि तुम्हारा जो मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है, उसको एनकोड कर दिए। अब वो चैनल के थ्रू गया रिसीवर के पास। रिसीवर के पास वो की होना जरूरी है कि वो उसको डिकोड कर सके। जैसे कि ताला बंद कर दिए हम, अब मेरा दोस्त अगर घर में आएगा तो उसके पास चाबी होना जरूरी है, ताकि वो घर में वापस घुस सके और चीजों को एक्सेस कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि ओवर द नेटवर्क मैसेज वैसा नहीं रहता है जैसा वो ओरिजिनल फॉर्म में था। एट द रिसीवर एंड सेंडर एंड्स वो वहां पे रहता है, उसके लिए की जरूरत होती है। इससे जो है तुम्हारा डेटा का इंटीग्रिटी बचता है, प्रोटेक्ट होता है। इंटीग्रिटी मतलब जिस फॉर्म में डेटा जनरेट हुआ था स्टार्टिंग में, उसी फॉर्म में रिसीवर के पास या जहाँ पे यूज करना है उसी फॉर्म में वो रहे, कुछ उसे छेड़खानी या उसमें बदलाव ना हो। अब जो इनकोड मैसेज कर दिया जाता है, उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी है। और क्रिप्टोग्राफी तुम्हारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पासवर्ड को, या तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, या किसी भी टाइप ऑफ सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको तुम नॉर्मल फॉर्म में नहीं रख सकते हो, नहीं तो कोई भी आके पढ़ लेगा। ये काफ़ी इजी और बहुत ज़्यादा आजकल ये साइबर क्राइम्स होने लगे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है। अब एक छोटा सा डायग्राम है। अब सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है इतना ध्यान मत दो, वो बाद में बता देंगे। बट ये उसी का डायग्राम है, तो इसमें देख सकते हो। यहाँ पे एक सेंडर है जो कि मैसेज भेज रहा है। अभी ये प्लेन टेक्स्ट है, मतलब उसका इंग्लिश में या हिंदी में जो भी उसने लिखा होगा, जैसे व्हाट्सएप में तुम पढ़ते होगे कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज है। मान लो तुम यहाँ पे हो, तुमने कुछ लिखा मैसेज, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ भी अपने दोस्त को, तो वो प्लेन टेक्स्ट है, इंग्लिश भाषा हिंदी भाषा कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता है। अब ये व्हाट्सएप पे कोई इंक्रिप्शन सर्वर एक होगा जो वो सारे आने वाले मैसेजेस को कन्वर्ट करता होगा की के थ्रू, इंक्रिप्ट इंक्रिप्ट या क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कन्वर्ट करता होगा साइफर टेक्स्ट में। अब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद तुम्हारा चैनल सिक्योर हो गया, उसमें कोई घुस के क्या देख लेगा, वो अजीब सा कुछ भी मैसेज दिखेगा या कुछ उसको नहीं दिखेगा क्योंकि उसके पास की नहीं है, तो चैनल तुम्हारा सिक्योर हो गया। अब वो की रिसीवर जो होगा उसके पास होगा। अब हाँ, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आता है कि वो की सेम होगा या अलग होगा, वो बात की बात है, अभी वो बाद में हम समझाएंगे, वो थोड़ा सा एडवांस चीज हो जाती है। अब उसी तरह एक डिक्रिप्शन सर्वर होगा कि जो भी इनकमिंग मैसेजेस है उनको डिक्रिप्ट करो की को यूज करके। डिक्रिप्ट हो जाएगा तो वो अजीब सा दिखने वाला मैसेज अब कन्वर्ट हो जाएगा, तुम जो भेजे थे हाय हेलो या गुड मॉर्निंग ये सब में, और जो भी तुम्हारा दोस्त है उसको वो मैसेज दिख जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। तो तुमने जो भेजा तुम्हारे दोस्त को वो दिखा, बट बीच में कोई और अड़चन नहीं डाल पाया इस चीज में। तो क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज़्यादा तो आज ब्लॉकचेन में नहीं घुसेंगे, बट थोड़ा सा हिस्ट्री की कैसे कैसे ये सब कॉन्सेप्ट आने लगा था। तो हाँ, थोड़ा सा बात अब करते हैं। जैसे ब्लॉकचेन का नाम अचानक से एकदम नहीं आ गया। अब तुम लोगों ने हो सकता है सुना हो कि ये बिटकॉइन आया था 2008 में, सतोशी नाकामोटो, बट स्टिल वो तुरंत नहीं आया था, उसके पहले 20-30 सालों का काफी सारा काम लगा था। और बुनियाद बहुत पहले से रखा हुआ था, लाइक 1980s से ही बहुत लोग इस पे काम कर रहे थे। कुछ मतलब काम तो वो कर रहे थे कि नेटवर्क को सिक्योर कैसे रखें,
डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी होते हैं उनको सिक्योर कैसे रखे। तो वो काम करते करते उसका एक रिजल्ट निकला, एक ब्लॉकचेन। तो ऐसा नहीं था कि तुरंत कुआं खोद दिया और उसमें से पानी निकल गया, नहीं, बहुत मेहनत लगा था, 30 साल का मेहनत पूरा है, तब जाके वो चीज रंग लाया है और अभी भी डेवलप हो रहा है। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा कहाँ से हुआ वो बता देते हैं। जैसे एक डिजी कैश नाम की कंपनी आई थी, डेविड चॉन्ग ने उसे फाउंड किया था 1989 में, ये उसी का फोटो है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रांजैक्शंस वो करना चाहता था, बैंक का ट्रांजैक्शन बेसिकली, बैंक से कैश निकालेगा ट्रांजैक्शन, जैसे आज तुम एटीएम से तुम जाके कैश निकाल लेते हो। तो उसको वो एनोनिमसली करना चाहता था, एनोनिमसली इसलिए कि भाई जो भी कैश निकाल रहा है उसको अपना नाम देना भी नहीं पड़े, जैसे जो भी मशीन हुआ या जो भी हुआ या बैंक हुआ, ताकि जैसे नाम दे दिया या क्रेडेंशियल दे दिया तो कोई सामने वाला बंदा या मशीन के थ्रू उसको मिसयूज कर सकता है। बट हम अपना नाम दिए ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या है, वेरिफिकेशन करवा ले कि हाँ मेरे ही अकाउंट का बात है। तो उस कॉन्सेप्ट पे वो काम किया, बहुत सारा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, मतलब हैवी हैवी बहुत उस पे काम किया। और ये एक्चुअली में कहलाया उसका ब्लाइंड सिग्नेचर। जैसे सिग्नेचर तुम मारते हो, तुम साइन किए, अगर तुम्हारा साइन कोई और बंदा एग्जैक्टली कॉपी कर लिया तो कुछ चांस है कि वो गलत जगह पे उसको यूज कर सकता है तुम्हारे सिग्नेचर को, क्योंकि तुम्हारा सिग्नेचर एक पहचान है कि हाँ उस काम को करने के लिए या उस चीज का एक्नॉलेजमेंट तुमने दिया है। तो ब्लाइंड सिग्नेचर हुआ कि भाई मेरे को कुछ लिखना या करना नहीं पड़ा, मतलब हम बताए नहीं कि हम कौन है, हम साइन नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी सामने वाला वेरीफाई कर पा रहा है कि हाँ भाई इसी बंदे के थ्रू अप्रूव चीज हो रही है। तो वो ये ब्लाइंड सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट कहलाया जो उसने स्टार्ट किया था। अब दिक्कत ये हुआ कि ये बंदा समय से बहुत ज्यादा आगे चला। उस समय तक ई कॉमर्स एप्स का उतना कॉन्सेप्ट था नहीं इंटरनेट पे पॉपुलर, तो लोग उतना ट्रांजेक्शन से इंटरनेट पे करते नहीं थे जितना आज करते हैं। तो भाई ये एक बात जान लो कि अगर थोड़ा सा समय के पहले चलते हो तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट उस समय आया जब लोग उस चीज को यूज करने के बारे में सोचते भी नहीं थे, और लोगों का ऐसा विजन भी नहीं था कि ऐसा कुछ कभी जरूरत पड़ेगा। तो उन्हें लगा कि भाई इसका क्या ही यूज होगा, तो फंड्स वगैरह जो भी इसमें लिए थे वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वो बैंकरप्ट हो गई कंपनी 1998 में, मतलब 9 साल में ही। फिर उसका ऑप्शन हो गया, उसे बेच दिया गया, उसके जो भी ये सामान वगैरह रहते हैं, तो वो कंपनी बंद हो गई, उसके बाद फेल हो गई। तो फेल तो हो गई, बट उनका एफर्ट जो है बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कहो, इंस्पिरेशन कहो कि आगे उस काम को बढ़ाया जाए। वो काम तब नहीं, जैसे एक एग्जांपल यूट्यूब के लिए भी, यूट्यूब अभी जो देखते हो उससे बहुत पहले एक यूट्यूब, किसी बंदे ने यूट्यूब जैसा चीज बना दिया था, बट लोग उस समय इंटरनेट उतना यूज ही नहीं करते थे कि वो यूट्यूब के बारे में दूर दूर तक सोचते। आज यूट्यूब देखो कितना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हर आदमी यूट्यूब से इंटरेक्ट करता है आज के जमाने में बहुत ज्यादा। तो समय के साथ भी थोड़ा सा चलना पड़ता है, कभी कभी समय के पहले से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते आपके एफर्ट्स को। अब ये हो गया। अब दूसरा आया, एक नैपस्टर कंपनी एक थी, जो कि उस समय काफी, 1999 काफी पुराना समय था, जो कि पीयर टू पीयर ऑडियो फाइल शेयरिंग सिस्टम लाई थी। ये उसका एक्चुअली में लोगो है, नैपस्टर कंपनी का। तो जो भी तुम्हारे म्यूजिक या कोई भी ऑडियो फाइल हो गया, उसको एक पीयर टू पीयर बेसिकली, जो हम अभी दिखाए थे थोड़ा देर पहले, ये नेटवर्क, और पीयर टू पीयर इज a special केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ऐसे कुछ दिखने वाले नेटवर्क पे तुम किसी ऑडियो फाइल को शेयर करो, एंड मार्क माई वर्ड्स, वो टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट का साइज काफी कम होता है, ऑडियो फाइल का थोड़ा सा साइज ज्यादा होता है। जैसे गाना तुम देखते हो कुछ एमबीज में होता है, टेक्स्ट केबीज में आ जाता है। तो ऐसा थोड़े से हैवी काम को वो लोग पीयर टू पीयर सिस्टम पे करने का कोशिश किए। इसका शॉन फैनिंग और सीन पार्कर ने फाउंड किया था 1999 में। अब ये कुछ एनकोडिंग यूज करते थे तुम्हारे MP3 फॉर्मेट को। अब दिक्कत ये हुआ कि इन्होंने बोला तो कि ये डिसेंट्रलाइज्ड शेयरिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली, बट एक्चुअली में था नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ कि इन्होंने ही कुछ एक सर्वर होस्ट किया हुआ था, उसके थ्रू कुछ काम करना पड़ता था, मतलब कंप्लीटली उन्होंने वो कर नहीं पाए, तो उसका एक सेंट्रल सर्वर का उन्हें हेल्प लेना पड़ा। जिस कारण क्या हुआ, थोड़ी लीगल डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी। भाई तुम बोल रहे हो जो चीज वो तुम कर तो नहीं रहे हो एग्जैक्टली, तो लीगल केसेस तो होंगे तुम्हारे, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया, लोगों का ट्रस्ट भी घट गया तुम्हारा। तो इस कारण फिर से ये भी बैंकक्रप्ट हो गया तुम्हारा 2001 में, और कंपनी को बंद करना पड़ा इन्हें भी। बट हाँ, ये दो स्टार्टिंग की चीजें थी कि भाई तुम क्रिप्टोग्राफी यूज करके तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को कैसे सिक्योर रखो, एनोनिमसली कैसे कर सको, इसका कॉन्सेप्ट इधर आया था। और तुम्हारा फाइल शेयरिंग कैसे हो सके एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, इसका बुनियाद
इन्होंने थोड़ा रख दिया था। अब क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर दिमाग में सारी चीजें ठीक से आ नहीं पाएंगी। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे इसके आगे भी बढ़ेंगे कि और क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए, लोगों ने क्या काम किया। फिर धीरे धीरे ब्लॉकचेन वगैरह पे आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज की भी बात करेंगे आगे वाले क्लास में। तो आज के लिए तो इतना ही। अब हाँ, एक और चीज़ कि यूट्यूब चैनल भी एक IEEE SBN ITP का खुलेगा, उस पे वीडियोस डालेंगे। बट हाँ, ये जो डाउट डिस्कशंस वगैरह या उसके तुम्हारे सॉल्यूशंस या बताना, गाइडेंस हो गया तुम्हारे, या फिर कोई रिसोर्सेज शेयर करना हुआ, तो ऑब्वियसली ये इस पे नहीं होगा। नहीं तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कॉलिंग द मीटिंग एंड ऑल्सो मेंटेनिंग अ यूट्यूब चैनल। तो इसके बारे में हम बता दिए। देन थैंक यू। अगर कोई डाउट्स है तो बता सकते हो। टिल दैट टाइम आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।